एक लड़का करीब 25 से 30 उम्र रहा होगा, अपनी शौक पूरा करने के लिए वो रेड लाइट एरिया में जाता है। और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद उस कोठा जहाँ होता है, उस कोठे की जो मालकिन होती है, उनसे कहता है कि मुझे एक बढ़िया लड़की दिखाइए। उनकी मालकिन जो है वो 1 बाय 1 करके लगभग 15 से 20 लड़कियां दिखाती हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आता है और ये जाने लगता है। तो फिर उनकी मालकिन कहती है कि किस प्रकार से आपको लड़कियां चाहिए। ये कहता है कोई नई लड़की हो तो बताइए। तो उनकी जो मालकिन है सुनीता, वो कहती है 2 मिनट रुकिए, मैं अभी भेजती हूँ। और 2 मिनट के बाद वो एक लड़की को भेजती हैं। लड़की जैसे ही आती है इनके पास, उनकी नज़रें झुक जाती हैं। उनको देख करके ये लड़का भी उनको बस देखते ही रह जाता है। उनकी मालकिन बोलती है पसंद आया? बोलते हाँ ठीक है, यह लड़की चाहिए थी। उनको लेकर के जब कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उस लड़की मतलब इस कदर रोती है कि मानो बचपन से कोई बिछड़ा हुआ इंसान मिल गया उससे, या लाइफ में वो पहली बार कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है जो आज तक उनको ये चीज़ नहीं प्राप्त हुआ था। इस कदर रोती है। आइए इस कहानी में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों इसको देख करके वो ऐसा रोती है, और फिर वो इंसान आखिर कौन होता है जो सारी लड़कियों को रिजेक्ट करके इस लड़की को ही चाहा, और फिर बाद में क्या कुछ होता है। यकीनन आप जब कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। एक हकीकत कहानी है, बेंगलुरु के कर्नाटक की हकीकत ये कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, आज की जो हम लोग कहानी के माध्यम से इस घटना को बयान करने जा रहे हैं, यह कर्नाटक के बेंगलुरु का घटना है। यहाँ पर एक लड़का होता है समीर, जो करीब 30 साल की उम्र का होता है। इनका शादी होता है तानिया नाम की एक लड़की से। शादी के करीब 2 महीने हुए होंगे और इनके फ़ोन में एक फ़ोन आता है और लड़का खुशी से पागल हो जाता है। वो फ़ोन कहीं और से नहीं बल्कि कुछ ही समय पहले जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, उस कंपनी का फ़ोन आता है और कहता है यू आर सिलेक्टेड। तो यहाँ लड़का सुन करके जो है अपनी वाइफ से खुशी को जाहिर करता है और दोनों हस्बैंड वाइफ इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर लड़का अपनी वाइफ को समझाता है कि मुझे अब अपनी जॉब के लिए जाना होगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी तमन्ना थी इस कंपनी में जॉब करने के लिए, और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो अपनी वाइफ से कहता है कि इस कंपनी में जाने के लिए बड़े दिन से मैं प्रयास कर रहा था और आज बड़ा शुभ दिन है और आपके आने के बाद ये शुभ घड़ी प्राप्त हुआ है, तो इसको मैं नहीं भुला सकता और मुझे उस काम के लिए जाना ही होगा। वाइफ भी उनको कोऑपरेट करती है, हाँ ठीक है आप चले जाइए। बेंगलुरु से मुंबई के लिए वो रवाना हो जाते हैं और 1 से 2 दिन में मुंबई पहुंचने के बाद काम को ज्वाइन भी कर लेते हैं। करीब 1 सप्ताह हुआ होगा कि अपनी वाइफ को फ़ोन करते और कहते हैं तानिया क्या तुम मुंबई घूमोगी? तानिया जो अभी तक मुंबई जैसी महानगरी को केवल टीवी में देखी थी और सुनी थी उसके बारे में, उसका तो सपना था मुंबई घूमने का, तुरंत हाँ भाई हाँ मैं घूमना चाहती हूँ।
तो ठीक है, मैं टिकट करा देता हूँ, तुम ट्रेन बैठ जाना। तो ठीक है। अगले 2 दिनों के बाद उनका टिकट होता है और घर से बड़ी तैयारी के साथ वो बड़ी खुशी मिजाज, बड़ा खुश होकर के निकलती है। अपने जो सास ससुर होते हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के घर से निकलती है और बड़ी खुश होती है। स्टेशन पहुंचती है, सब लोग छोड़ने आते हैं, गाड़ी बैठती है और फिर वो मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई के लिए जब वो रवाना होती है, लगातार फ़ोन पर अपने हस्बैंड समीर के साथ फ़ोन में बनी रहती है। कभी अपने घर पर फ़ोन करके घर वाले को अपडेट देती है कि मैं फलाने जगह पर पहुंच गई हूँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग खाना खा लिए। इस तरह से लगातार जो है बात करते करते कोई मुंबई के लमसम में पहुँच जाती है। 150 से 200 किलोमीटर लगभग वो पीछे होती है, तभी उनके साथ कुछ अजीब सा घटना होता है। होता यूँ है कि समीर लगातार उनसे बात करता ही है, लेकिन एनी टाइम फ़ोन में कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ोन का नेटवर्क डिस्टर्बेंस होता है ट्रेन में, तो हमेशा फ़ोन में कंटिन्यू बने रहना उचित नहीं है। लेकिन जैसे ही नेटवर्क आता है, तानिया उनसे बात करने के प्रयास करती है। इस बीच समीर उनसे लगातार कहते हैं कि देखो, ट्रेन में तुम मुंबई पहली बार आ रही हो, तो ऐसा है कि कोई भी अननोन पर्सन मिले तो कुछ भी खाने पीने को सामान दे तो तुम खाना पीने की कोशिश मत करना, या तुम अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर मत करना, ज़्यादा कहने से कोई बात नहीं करना है। तो ठीक है जी, बेचारी करके बोली वाली नौशीन निकल रही थी। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर पहले होता ऐसा है कि जिस बोगी में होती है, जिस सीट्स पर होती है, उनके सामने 2 बंदे सामने वाला सीट पर होते हैं और तानिया गलती से उनको ऑफर कर लेती है अपनी लंच। स्वाभाविक सी नेचर है इंसान का कि जब हम खाने बैठते हैं, हमारे सामने कोई भी होता है और स्वाभाविक से हम उसको पूछ बैठते हैं कि भैया आप भी लेंगे क्या। तानिया से बस यही मिस्टेक हुआ कि उन्होंने सामने वाला व्यक्ति के मनसूबा को ना पढ़ते हुए उनसे पूछ लिया कि भैया आप कुछ खाएंगे। सामने वाला तपाक से बोला हाँ कुछ खाएंगे। तानिया ने अपने खाने में से कुछ उनको भी दे दिए। दोनों ने खा लिया, तानिया भी खाई, चलता रहा। कुछ समय के बाद ट्रेन में चाय बेचने वाले एक लड़का आया। इन दोनों ने तानिया को ऑफर किया कि चाय पी लीजिए। तानिया ने मना कर दिया कि हाँ मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ, अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी। लेकिन ये दोनों बंदे उनसे ज़बरदस्ती उनको मतलब चाय ऑफर कर ही दिए और उनको चाय दे दिए। कुछ समय के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान में तानिया बेहोश हो जाती है। कुछ भी उनको होश नहीं होता है। और फिर जब उनको कुछ समय के बाद होश आता है तो अपने आप को वो ट्रेन में ना पा करके एक कार में पाती है जो बहुत तेज गति से हाईवे में दौड़ रही थी। तानिया पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, मामला को समझने में लेट नहीं करती है, तुरंत समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गलत हो रहा है। वो प्रयास करती हैं, पूछती हैं कि भैया आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। सामने वाले बंदे ने उनको एक चमाटा मारता है और कहता है चुपचाप बैठ जा, नहीं तो और भी मारूंगा। तानिया कुछ आगे बढ़ने से ज़्यादा या कुछ हो करने से अच्छा समझती है कि शांत रहने और सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का प्रयास करती है। वो सब कुछ देखते जाती है। रास्ते में गाड़ी जो है, जो कार होती है, एक रेड लाइट एरिया में जाकर के कार रुकती है। वहां पर इनको उस तरह से उतारा जाता है कार से जैसे कोई रोगी व्यक्ति को हॉस्पिटल से कार तक लाया जाता है। उस अवस्था में इनको गाड़ी से उतार करके और कोठे तक पहुंचाते हैं। और जो कोठे के मालिक होती हैं सुनीता जी, उनसे वो 2 बंदे बात करते हैं और उनका सौदा करते हैं। 45,000 करीब रुपए में उनका सौदा डन होता है। ये बात वो समझ जाती है। यहाँ पर वो ज़्यादा विरोध नहीं करती हैं,
क्योंकि वो सोचती है कि विरोध करने से काम गड़बड़ हो सकता है। वो अब भी आस लगाए बैठी है कि हम में कुछ करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ शांति दिमाग से करना होगा। वो शांत दिमाग से वो देखती है और फिर जो है वो लोग जो है, जो लोग को लेकर आए वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ जो कोठे के मालकिन होती है सुनीता, ये उनसे कहती है कि देखो तुम हमारे यहाँ भेज दी गई हो तो तुम अब हमारे अनुसार काम करेगी। यहाँ पर हम जो बोलेंगे, जिनके साथ बोलेंगे उनके साथ तुम्हें जाना होगा। तानिया सुनती है तो थोड़ा सा अपसेट होती है, डर भी होता है कि अगर इनकी बात को हम नहीं सुनेंगे तो हो सकता है हमारे साथ ये गलत व्यवहार करेंगी, हमें ये मार भी सकती है। तो करती तो नहीं है, लेकिन उनकी हाँ में हाँ भर देती है। रोती है बेचारी, खूब रोती है और उनकी हाँ में हाँ भर देती है। वहाँ करीब 20-25 की संख्या में लड़कियां होंगी, उनके बीच ये भी होती हैं। और जो भी वहाँ लड़कियां थी सबके साथ इसी प्रकार का कुछ इंसिडेंट था जो आगे आपको पता चलेगा। तान्या भी उसमें शामिल हो जाती हैं। करीब 13 दिन होता है, लगातार कोई ना कोई बंदा आता है, सबके साथ वो मिन्नतें करती है, सबके साथ वो दुआएं करती है। अंदर कमरे में जाने के बाद वो दुआएं करती है, रिक्वेस्ट करती है, मिन्नतें करती हैं और उनको लोग कुछ नहीं करते हैं, उन पर लोग तरस खा जाते हैं। अमूमन कोठे में जाने वाले लोग तरस खाने वाले से बहुत कम होते हैं, लेकिन आखिर है तो इंसान ही, उसके भी कुछ मतलब दिल में दया नाम की चीज़ होती है। तो वो इन चीज़ों को देख करके और तान्या पर तरस खा गए लोग। 13वें दिन में एक ऐसा बंदा आता है जिनके सामने जब तान्या रोती हैं तो उनको बहुत दया आता है। कहती हैं कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तान्या कहती है देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने फ़ोन से मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा दीजिए बस प्लीज़। वो रिक्वेस्ट करती है उनसे। सामने में बंदा बेचारा बहुत करुणा भाव का इंसान होता है, वो तुरंत जो है अपने फ़ोन निकालता है। अब बोलता है ठीक है आप नंबर डायल करिए। नंबर वो डायल करती हैं, उनसे बात करती हैं। सामने से जैसे ही हेलो का आवाज़ आता है तान्या फुट फुट कर रोने लगती है, लेकिन रोने में डर भी होता है कि आवाज़ मेरे अगर बाहर गया तो शायद मालकिन फिर से चिल्लाएंगे और मालकिन को पता चल जाएगा। बेचारी दब के रो रही है, दिल से रो रही है, खुल के रो भी नहीं पा रही है। सामने जैसे ही समीर सुनता है, उनका भी एक तरफ से खुशी है, दूसरा तरफ से रोना आ रहा है कि हमारी वाइफ कहाँ किस मजबूरी में फंसी हुई है जितनी रो रही है। रोते रोते तान्या कहती है कि देखिए मैं जहाँ कहीं भी हूँ। समीर पूछता है कि तुम कहाँ हो। बोलते देखिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जहाँ कहीं भी मैं हूँ बहुत परेशानी में हूँ, बहुत कठिनाई में हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं फंस चुकी हूँ। समीर सुनता है, बेचारा वो भी रोता है, लेकिन जानता है कि इमोशन से नहीं, यहाँ पर दिमाग से काम लेना होगा। तुरंत जो है समीर उनसे पूछने का प्रयास करता है। बताती है कि जो भी उसको थोड़ा बहुत जानकारी होता है ऐसा ऐसा चीज़ बताती है। तो ठीक है मैं कल ही वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ। तो ठीक। अगले दिन समीर वहाँ पर पहुँच जाता है, कस्टमर बनकर पहुँचता है। कोठे में जैसे ही पहुँचता है तो सुनीता से उनका वेट होता है। सुनीता जो संचालक होती है उस कोठे का, उनसे उनका वेट होता है। तो यहाँ पर आकर के सीधा जो है समीर एक अच्छी लड़की का डिमांड करता है, कस्टमर बन के आता है। सुनीता उनको लगभग 15 से 20 लड़कियां दिखाती है, लेकिन कोई लड़की समीर को पसंद नहीं आता है। फिर समीर जाने लगता है तो सुनीता कहती हैं रुकिए, आप हमारे कस्टमर हैं और कस्टमर भगवान सम्मान होते हैं। लोग अक्सर कस्टमर को भगवान स्वरूप देखते हैं, चाहे प्रोफेशन हो जिस भी रूप का हो। उनके लिए वो एक व्यवसाय था, तो वो कस्टमर उनके लिए भगवान के रूप में माना जाता है। तो उनको नाराज़ नहीं किया समीर को, और समीर के लिए फिर एक लड़की पेश किया गया जो नई लड़की थी, और लड़की थी तान्या। जैसे ही तान्या उनके पास आती है तो समीर को देख करके भावुक होते हैं, लेकिन फिर से वो अपने दिमाग को इनेबल करते हैं
और दिमाग की मदद से वो शांत रहते हैं। सामने तानिया भी देखती हैं और तानिया भी चीज़ों को समझ जाती हैं और तानिया भी जो है एकदम जो है शांत रहती है उस जगह पर। और उसको लेकर के समीर कहता है हाँ यही लड़की मुझे पसंद है, मतलब ठीक है अब जाइए एंजॉय करिए। उनको लेकर के जैसे ही रूम लेकर के आता है वहाँ पर, तो दोनों पहले गले मिलते हैं। दिल की सारी जो गिले शिकवे मतलब जो भी उनको चीज़ें था वो गले लगते हैं और बहुत रोते हैं, काफ़ी रोते हैं। फिर जो है प्लान बनाते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए कुछ ऐसा उपाय करना होगा। अगर हम लोग ऐसे काम करेंगे जो सफल नहीं होगा और हम दोनों फंस जाएंगे तो उचित नहीं होगा। तो दोनों प्लान करते हैं और फिर जो है वहाँ से निकलने के बाद समीर पुलिस ऑफिसर जो नज़दीकी थाना में पुलिस ऑफिसर था उनके साथ ना करके वो सीधा आईपीएस से कांटेक्ट करते हैं, आईपीएस ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे चीज़ों को साझा करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर लगभग वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ लगभग 2 से 4 पुलिस की गाड़ियाँ आती है, अपने कोठे को घेर लेती है पुलिस। अमूमन कोठे में पुलिस नहीं पहुँचती है, अब पुलिस पहुँचती भी है तो अपनी दल बल के साथ पहुँचती है। वैसा ही कुछ वहाँ पर होता है, पहुँचती है पुलिस और फिर वहाँ कोठे को जो है वो कोठे पर दबिश देती है और जो उससे संचालक होती है सुनीता और उनके जो सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार करती हैं और उनके साथ में जो भी लड़कियां वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं उन सबको जो है वहाँ पर पुलिस उनको छुड़ाती है, वहाँ से बाहर निकालती है। सबका अपनी मजबूरी होती है, सब जो है वहाँ से आज़ाद हो जाती हैं और इस प्रकार से तानिया भी यहाँ पे आज़ाद हो जाती है। फिर तानिया समीर के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और घर आकर के जो है इस चीज़ों को अपने तक मतलब रखने प्रयास करती हैं। लेकिन उनका आगे का जो लाइफ है बहुत ही खुशी और बहुत ही अच्छे ढंग से उनके जीवन व्यतीत होने लगता है। दोस्तों अक्सर लोग दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर समीर अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो इतने चंगुल से अपनी वाइफ को यहाँ से छुड़ाना मुश्किल था। इसीलिए जब कभी भी इंसान से कोई तरह की गलती कभी भी हो तो इंसान को दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। शांत दिमाग रख करके डिसीजन लें तो समीर जैसा कामयाबी वो भी पा सकते हैं अपनी वाइफ को इस घनघोर जंगल से बाहर निकालने में। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किन्हीं का दिल नहीं दुखाना है, किन्हीं को परेशान करने का उद्देश्य नहीं, बस लोगों को सावधान रखना, सतर्क करना, ये जिम्मेदारी के साथ इस कहानी को एक मतलब जो रियल घटना था इस कहानी के माध्यम से बयां करने का प्रयास किए। दोस्तों अक्सर हम में से काफ़ी सारे लोग अक्सर ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं। ट्रेन में अक्सर कई सारे नए दोस्त भी बनते हैं, लेकिन उनमें से कई दोस्त दुश्मन के रूप में भी साबित होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब तक भली भांति से हम किसी को 2 घंटे में 4 घंटे में एक दिन में किसी को हम पहचान नहीं पाते हैं कि किसका क्या मकसद है। इसीलिए ट्रेन में किसी से दोस्ती ना हो, ये मतलब ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ट्रेन में अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि किन्हीं का दिया हुआ सामान ट्रेन में प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता है। जी हाँ, फिर से एक बार इस कहानी के माध्यम से भी साबित होता है कि ट्रेन में दिया गया किसी का भी सामान हमारे लिए सही नहीं हो सकता है। इस कहानी में इतना ही। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।